आज तो वसूली सकूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल। जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज का चर्चा का जो विषय है छत्तीसगढ़ में मिलेट्स की खेती की संभावनाएं एवं आर्थिक लाभ। किसान भाइयों, मिलेट्स जिसको हम लोग लघु धान्य या श्री अन्न भी कहते हैं, मिलेट्स जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, जो हमारे बुजुर्ग और पुरातन काल में जिसकी हम खेती करते थे, आज भी हम लोग खेती करते हैं, लेकिन आज उसको समझने की बात है। और मिलेट्स की चर्चा छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि आज पूरे विश्व में हो रही है, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व है, उसकी जो गुणवत्ता है, इसके कारण आज चर्चा का विषय बना हुआ है किसान भाइयों। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत पांडे जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, हम मिलेट्स पर चर्चा करेंगे और उससे पहले आइए, एक फिल्म बना है, उसको हम देखते हैं कि मिलेट्स है क्या, उसकी संभावनाएं क्या है, किस प्रकार से हम मिलेट्स के उत्पादन करके अपना आर्थिक लाभ हम बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। लघु धान्य को मिल रहा स्नेह और प्यार, छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को मिल रही समृद्धि अपार। आज हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मिलेट्स यानी लघु धान्य की खेती करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं नया छत्तीसगढ़। मिलेट्स यानी कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य। आज मिलेट्स उत्पादन के क्षेत्र में आ गई है नवीन क्रांति। आज प्रदेश और देश के किसान बखूबी समझ रहे हैं मिलेट्स की खूबियों को। शरीर को सुपोषित करने के लिए जब मिलेट्स से बनी चीज़ों का स्वाद लिया जाता है,
तो स्वाद के साथ ही संवरती है सेहत भी, और सेहतमंद शरीर के भीतर ही तो सेहतमंद मन भी रहता है। और जब ऐसे सुस्वादु भोजन के साथ ही ऐसी चीज़ों के उत्पादन में भी हो नारियों का हाथ, फिर तो बन ही जाती है हर बात। जी हाँ, अब नारियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। आत्मविश्वास से भरी ये नारियां लघु धान्य की खेती करते हुए अच्छी कीमत और मुनाफा प्राप्त कर हो रही हैं समृद्ध और आत्मनिर्भर। कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे किसानों और महिलाओं की हर संभव मदद कर रहे हैं ताकि इन्हें मिलेट्स उत्पादन की बारीकियां सिखा सकें। एक समय था जब गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, फल और दूध ही शामिल होते थे हमारे भोजन में, और इनकी तुलना में मिलेट्स यानी लघु धान्य को कुछ कमतर मान लिया गया था। मगर जब से मिलेट्स की खूबियां सामने आई हैं, तब से एक बार फिर लोगों का झुकाव मिलेट्स की ओर बढ़ गया है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तब से इसकी खेती के प्रति रुझान और बढ़ता जा रहा है। वाकई किसानों की उपलब्धि में शामिल है कृषि विज्ञान केंद्र, जो लगातार मिलेट्स के प्रति जागरूकता पैदा कर उन्हें सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश में जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्र हर संभव प्रयास कर रहे हैं मिलेट्स के उत्पादन और उनसे बने उत्पादों के प्रति लोगों को जागरूक करने का। अपनी सेहत के प्रति ये जागरूकता निश्चित रूप से लोगों के शरीर को बीमारियों का घर बनने से बचा पाएगी। कोदो, कुटकी और रागी जैसे लघु धान्य अपने औषधीय गुणों की वजह से लाभकारी हैं। ये शरीर में आयरन की कमी को दूर करते हैं, खून की मात्रा बढ़ाते हैं और शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ कोदो और रागी गर्भवती महिलाओं और सिकलिंग पीड़ितों के लिए भी लाभकारी हैं और बच्चों के लिए पोषण का इनसे बेहतर कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। जब जब किसान, सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र आए हैं साथ साथ मिलेट्स के उत्पादन के लिए, जागरूक कर रहे हैं लघु धान्य के फायदों के प्रति और दे रहे हैं आकार किसान और महिला स्व सहायता समूहों के सपनों को, गढ़ रहे हैं मिसाल आत्मनिर्भर भारत की, समृद्ध भारत की, समृद्ध नारी, समृद्ध परिवार की। किसान भाइयों, अभी हम फिल्म देख रहे थे और आइए चर्चा को आगे हम जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि लघु धान्य या जिसको हम मिलेट्स कहते हैं वास्तव में है क्या? लघु धान्य सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, वही लघु धान्य है जी। संस्कृत में मोटे अनाज को कदन्न कहा जाता है जी। और कदन्न का शाब्दिक अर्थ है निंदित अन्न, अर्थात जो गरीब लोग हैं उनका अनाज। लेकिन अगर हमारी जो पुरातन सभ्यता में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही इन धान्यों की खेती यहाँ होती थी और वैदिक काल में इसे श्री एवं श्रीपति का अन्न कहा जाता था, अर्थात भगवान का अन्न। इसलिए इसे कई प्रदेश है जैसे कर्नाटक है, वहाँ पे श्री धान्यम कहा जाता है जी। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसे श्री अन्न का नाम दिया और इसे आधिकारिक रूप से श्री अन्न घोषित किया गया। और श्री अन्न जो है हमारे मोटे अनाज हैं, जो कि हरित क्रांति के आने के बाद और देश की जो खाद्य पदार्थों की जो मांग थी उसको पूरा करने के कारण मुख्य रूप से हमारे यहाँ गेहूं और चावल पे सरकार का ध्यान गया। और इस लक्ष्य को पूर्ति करने में कहीं ना कहीं हम श्री अन्नों के महत्व को
हमने नज़रअंदाज कर जी दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य रूप से आज भोजन में अगर देखा जाए तो हम चावल और गेहूं से बने अन्य जो गेहूं के आटा, मैदा, इस तरीके के अन्य उत्पादों का उपभोग करते हैं। उसी को उपभोग करते हैं जी। चूंकि ये हमको पोषण तो दे देते हैं, ऊर्जा तो मिल जाती है, लेकिन जो अन्य लघु धान्यों जैसे कोदो, कुटकी, सवा, रागी, बाजरा, ज्वार, इनका जो पोषण महत्व था हमारे प्राचीन काल में, किसी न किसी महत्व के कारण ही इसको खाते थे। यह यानी कई तरह के इसमें पोषक तत्व जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, एवं अन्य जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के होने के कारण ये शरीर से कई प्रकार की बीमारियों को, कई विकारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। और श्री का अर्थ होता है दैवी, तो दैवी अन्न इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इसमें ऐसी दैवी शक्तियां हैं निश्चित तौर पे, जिनसे मनुष्य के शरीर में पैदा होने वाली बहुत सारी विकारों को हम केवल इन खाद्यान्नों के उपयोग से खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आप बताएं कि उसकी गुणवत्ता, पोषक तत्व और हमारे शरीर को जो चाहिए बीमारी से लड़ने की जो ताकत मिलती है वो सब लघु धान्य में है, लघु धान्य फसल, इसलिए हमको बोना चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे अभी हम वीडियो में देख रहे थे कि 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, ये बड़ी बात है। तो इसके ऊपर आप विशेष रूप से प्रकाश डालें। मिलेट वर्ष, आज हम मिलेट वर्ष में हम लोग अभी सफ़र कर रहे हैं 2023, इस पर आप जरूर प्रकाश डालें। जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयास और उनके आग्रह से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे विश्व में जो हमारे लघु धान्य हैं, श्री अन्न हैं, उनके उत्पादन को बढ़ावा देना है। और इसके अतिरिक्त जो किसान इसका उत्पादन कर रहे हैं उनको विभिन्न प्रकार से सहायता करके लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराना है। साथ में ऐसे पोषक तत्व जो हमारे वर्तमान के हमारे जो भोजन की थाली से बाहर हो गए हैं उनको शामिल करके एक अच्छा जो पूरे विश्व का समुदाय है उसके स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना है। जी डॉक्टर साहब, जैसे मिलेट्स या श्री अन्न इतना महत्वपूर्ण शब्द हो गया है कि आज सबकी जुबान पर है, ऐसा इसके ऊपर भी आप बताएं कि मिलेट्स, आज हर आदमी मिलेट्स या श्री अन्न कह रहा है। जी जो श्री अन्न है इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं श्री अन्न के अंतर्गत आते क्या क्या हैं। जी, तो जैसे हमारा प्रदेश है, यहाँ पे मुख्य रूप से कोदो, कुटकी और रागी की खेती होती है। तो यहाँ जो एक आम जनमानस है वो केवल कोदो, कुटकी, रागी, सवा इनको ही श्री अन्न के अंतर्गत अभी समझ पाता है। किंतु जो यानी आधिकारिक तौर पे जो श्री अन्न योजना इस वर्ष यानी हमारे बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा की है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे अन्य फसल हैं जिसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कोदो है, कुटकी, कंगनी, सावा एवं अन्य इस प्रकार के जो मोटे अनाज हैं उनको शामिल किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो किसान इसको पैदा करेगा उसको सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता देके उसके उत्पादन और क्षेत्र को बढ़ाना है। और निश्चित तौर पे उत्पादन और क्षेत्र बढ़ेगा तो इसका विपणन होगा। विपणन एक तो प्रत्यक्ष रूप से विपणन होगा कि किसान जो है अपने उत्पाद को पैदा करे, फसल को पैदा करे मोटे अनाज के, और उसको सीधे खेतों में बेचे। इसके लिए सरकार ने अब इसमें जो समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा की है कि किसान अगर उत्पादन कर लेता है श्री अन्न का तो उसको समर्थन मूल्य में सरकार खरीदेगी। और दूसरा परोक्ष रूप से इस फसल के उत्पादन को हम प्रसंस्करण करें, मूल्य संवर्धन करें, और उसके बाद जो हमारे जो बहुत सारी हमारी जो माताएं बहनें हैं जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, वो अगर कोई नया अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं कि स्टार्टअप के रूप में, तो इसके प्रसंस्करण बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। जैसे रागी माल्ट है, रागी के लड्डू हैं, कोदो के फ्लेक्स हैं, और नूडल्स हैं, पास्ता है। इस तरीके से इनको बना के इनको बेच के यानी अतिरिक्त आय और एक अच्छा आय का साधन बन सकता है। साथ ही साथ आप लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में भी एक तरीके से परोक्ष रूप से आप मदद कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप तो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर निरंतर अनुसंधान करती है,
चाहे वो धान के बारे में हो, गेहूं के बारे में हो, लेकिन आज हम मिलेट्स की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे किसान भाई क्या करें, कैसे उस लघु धान्य के लिए, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी खेती करने के लिए वो कैसे आगे आएँ, और किसान कहाँ संपर्क करें, किसान क्या करे, इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसा कि मैंने पहले भी बोल चुका है, मैंने बताया है कि जो विश्वविद्यालय है कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जी इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है, और कृषि विज्ञान केंद्र के ऐसे बहुत सारे मिलेट कैफ़े भी हमारे पूरे प्रदेश में बन चुके हैं। साथ ही साथ जो शासन है वो भी, जैसा कि मैंने बताया कि समर्थन मूल्य घोषित कर रही है, और साथ ही मिलेट कैफ़े, विश्वविद्यालय में मिलेट कैफ़े को देखने के बाद शासन ने भी ये निश्चित किया है कि हर ज़िले में मिलेट कैफ़े बनाया जाए, जहाँ पे प्रसंस्कृत लघु धान्य या तो फिर मिलिंग किए हुए, जैसे कोदो का अनाज है, कोदो का चावल है, रागी माल्ट है, नूडल्स हैं, और अन्य जो प्रसंस्कृत और मूल्य संवर्धित जो उत्पाद हैं उनका विपणन करने के लिए विश्वविद्यालय भी प्लेटफॉर्म दे रही है और शासन भी प्लेटफॉर्म दे रही है मिलेट कैफ़े के माध्यम से। तो जो हमारी जो माताएं बहनें हैं स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई, इसके अतिरिक्त जो हमारे ग्रामीण युवा भाई हैं वो भी मिलेट उत्पादन में अपनी भागीदारी बनाएं, और साथ ही इसके विपणन, और यहाँ तक कि अब यह सिर्फ प्रदेश या देश तक ही मिलेट सीमित नहीं रह गया है, पूरे विश्व में इसकी डिमांड हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2 लाख हेक्टेयर में लगभग खेती होती है इन धान्यों की, जिसमें विशेष तौर से कोदो है, रागी है और कुटकी है। ये 3 फसलें हमारे यहाँ मुख्य तौर से उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और बस्तर के पठार में खेती की जाती है। तो विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कुछ वेराइटियाँ जो हैं, प्रजातियाँ हैं इन फसलों की, जैसे कोदो की छत्तीसगढ़ कोदो 2, छत्तीसगढ़ कोदो 3 विकसित किया। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ कुटकी 1, छत्तीसगढ़ कुटकी 2 और इंदिरा रागी 1, इंदिरा रागी 2, ऐसी प्रजातियां का विकास किया जो हमारे प्रदेश की जलवायु के अनुकूल हैं और अधिक से अधिक उत्पादन दे सकती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आप अभी बता रहे थे। जैसे सरकार ये चाहती है कि युवाओं को हम रोज़गार दें, युवा आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, और ये भी चाहते हैं कि युवा कृषि की ओर अग्रसर हो ताकि वही देश का भविष्य है। तो युवाओं के लिए क्या संभावनाएं हैं, जैसे मिलेट्स के ऊपर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस पर भी आप प्रकाश डालें। निश्चित तौर से ये जो लघु धान्य का उत्पादन है, विपणन है और प्रसंस्करण है, ये हमारे जो युवा भाई हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के, उनके लिए रोजगार की अपार संभावना है। क्योंकि आप या तो प्रत्यक्ष तौर पे यानी खेती करके सीधे सीधे आप उत्पाद बेच सकते हैं, जो विभिन्न प्रसंस्करण इकाई है, या सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत जो नए उद्यमी भाई हैं हमारे, उनको सुविधा यानी प्रसंस्करण की सुविधा भी उपलब्ध कराती है, प्रशिक्षण भी देती है, साथ में जो उनके उत्पाद हैं उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मिलेट कैफ़े। तो ऐसा बहुत सारे यानी ऐसे कैफ़े हर ज़िले में खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त शासन ने एक जो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि जो हमारे जो स्कूल के मध्याह्न भोजन में मिलेट से बने हुए पदार्थों को, जैसे लड्डू है या माल्ट है या और भी अन्य प्रकार की चीज़ें हैं जो मिलेट से बन सकती हैं, उनको शामिल करने की योजना बनाई है। तो इस योजना के अंतर्गत जैसे हमारे ग्रामीण युवा भाई हैं, हमारी स्व सहायता समूह की माताएं बहनें हैं, वो ऐसे उत्पाद बना के आपूर्ति कर सकती हैं स्कूलों को, ताकि मध्याह्न भोजन में उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद उपयोग हो और उनको निश्चित रूप से इससे आर्थिक लाभ होगी और रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत अच्छी बात आप बता रहे, जो हमारे किसान भाई मिलेट्स की खेती करना चाहते हैं, जैसे हम लोग बचपन में देखा करते थे कि जो भाठा और जो भर्री ज़मीन हुआ करता था, या अभी जो भाठा ज़मीन है वहाँ हम कोदो की खेती, कुटकी की खेती ऐसे हम लोग देखे थे। तो किस भूमि का चुनाव करें हमारे किसान भाई और वहाँ वो अच्छी फसल मिलेट्स की ले सकें?
जैसा कि आपने बोला कि यानी हमारे पहले ये सारी खेतियां होती थी, तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो हमारी पहले की पीढ़ी के जो हमारे किसान थे, पूर्वज थे, वो निश्चित रूप से बहुत दूरदर्शी थे। जी सर। क्योंकि वर्तमान में जो फसलें व्यावसायिक तौर पे जैसे गेहूं और धान लगाई जा रही हैं, तो इसमें क्या है, इसकी जल मांग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा खाद चाहिए और बहुत ज़्यादा अन्य केमिकल हम कीट और रोग नियंत्रण के लिए करते हैं। तो इससे उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन दूसरा पहलू क्या हो रहा है कि जैसे जल स्तर कम हो रहा है, जल की उपलब्धता कम हो रही है, अधिक उर्वरकों के उपयोग से ज़मीन खराब हो रही है, और साथ में केमिकल जो हैं, जो भी रसायन उपयोग कर रहे हैं, वो फसल का जो हमारा उत्पाद है उसमें उसके अंश आते हैं और उसके चलते विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। जबकि दूसरी ओर अगर हम लघु धान्यों को देखेंगे तो इनके लिए कोई विशेष उपजाऊ जमीन की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा जल मांग नहीं है, इसमें ज़्यादा कीड़े बीमारी आते नहीं हैं। तो ये ऐसी फसलें थी जिसमें किसी प्रकार का अगर आप रसायन उपयोग नहीं भी कर रहे हैं तो एक निश्चित तौर पे उत्पाद मिलता था, और ऐसे उत्पाद थे जो हमारे शरीर के विभिन्न विकारों को दूर करते थे और हमको शरीर को पोषण देते थे, जो आज कहीं ना कहीं हम उन पोषणों से वंचित हो रहे हैं और जिसका दुष्परिणाम आप वर्तमान में आपको दिख रहा है। तो ये निश्चित तौर पे पुनः इसको पूरे क्षेत्र में जिस तरीके सरकार चाह रही है तो बहुत अच्छी पहल है। इसका क्षेत्र बढ़ना चाहिए, इसकी बाजार में मांग भी बहुत अच्छी है, इसका मूल्य भी अच्छा है, इसलिए इसकी खेती को बढ़ावा देना चाहिए। तो केवल पोषण समस्या, स्वास्थ्य समस्या के साथ साथ ये जो रोजगार की समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा रही है, उसको निश्चित तौर से लघु धान्य की अगर खेती करेंगे तो हम बहुत हद तक उसको कम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब। आप जैसे कि हम मिश्रित खेती में भी करते थे, हमने राहर लगा दिया और राहर की खेत में हमने कोदो लगा दिया, तो ऐसी हम लोग पहले खेती हम लोग देखते थे। तो आज भी मिलेट्स में किसान भाई कैसे वो अंतर्वर्ती लें या मिश्रित खेती करें, कैसे वो खेती करें ताकि मिलेट्स के भी उत्पादन हो जाए और जैसे हम दाल की भी आवश्यकता हमारी पूरी हो जाए। तो इस विषय पर भी आप जानकारी दें डॉक्टर साहब। पहले जो खेती होती थी, निश्चित तौर पे हर परिवार जो खेती करता था वो अपनी वर्ष भर की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए दलहन, तिलहन, विभिन्न प्रकार के अनाज, कहीं रेशा, कहीं शर्करा वाली फसलें, ये सारी क्षेत्र और जलवायु के अनुसार वो खेती करते थे। वर्तमान में जब से कुछ शासकीय नीतियां ऐसी हुई कि समर्थन मूल्य कुछ निश्चित फसलों को ही दिया गया, जिसके अंतर्गत जैसे आप देखेंगे कि धान का रकबा एकदम से बढ़ गया, क्योंकि सरकार प्रोत्साहित कर रही है उसको, इसलिए धान का रकबा बढ़ गया है। और इन विभिन्न जो लघु धान्य हैं इनका रकबा खत्म हो गया है। तो आज किसान क्या है, अपना पूरा जो उत्पाद है, जैसे धान गेहूं है तो वो बाजार में मंडी में बेच देता है, उसके बाद बाजार से बाकी जरूरतों की चीज़ों को वो खरीदता है और साल भर उपभोग करता है। तो अगर अंतर्वर्ती फसलों के रूप में जैसे दलहन है, दलहन के साथ अगर आप ये अपलैंड ऊपरी भूमि में होती तो आप कोदो भी लगा सकते हैं, रागी को थोड़ा सा यानी रागी भी कर सकते हैं जो फिंगर मिलेट बोलते हैं, तो इनको आप लगा सकते हैं। और एक मिश्रित खेती होने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि कीट बीमारियों से भी बचाव होती है फसल की। एक फसल अगर फैल हो गई तो दूसरी फसल उसको कवर कर लेती है। तो यानी जो किसान होता है, किसान को का जो आर्थिक जो हानि है, आर्थिक क्षति का स्तर है, उसको कम किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है कि इस तरीके की अंतर्वर्ती खेती अगर संभव है तो बिल्कुल करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आप अभी बता रहे थे और बहुत कम समय में आपने मिलेट्स के ऊपर हमारे किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी दिया। और एक कहावत भी है किसान भाइयों कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा तन और मन। तो इसीलिए जैसे आप मिलेट्स की खेती करिए और आप समृद्ध होइए, साथ ही साथ बीमारी से भी बचिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कम समय में बहुत वृहद जानकारी हमारे किसानों को दिया है और निश्चित रूप से आपकी जानकारी लेकर के हमारे किसान मिलेट्स की ओर अग्रसर होंगे और अग्रसर होकर मिलेट्स में वो आत्मनिर्भर होंगे, देश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे हमारे किसान। आपने जानकारी दिया, आपने महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप मिलेट्स की खेती करिए, आर्थिक रूप से समृद्ध होइए, तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा,
धरती भी स्वस्थ रहेगी और पूरा राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। हम आत्मनिर्भर होंगे, तन से, मन से और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होंगे। तो आप मिलेट्स की खेती करिए। आने वाले समय में बहुत बढ़िया और नई जानकारी लेकर के आपके सामने हम फिर उपस्थित होंगे। अब दीजिए विदा। जय जोहार।